मैं डॉक्टर शेखर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर दाऊदपुर, सारण। आज मैं स्नातक के छात्रों को राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। राज्यपाल मीन्स गवर्नर। भारत में संघात्मक शासन अपनाए जाने के कारण केंद्र से अलग राज्यों का भी अपना प्रशासन होता है। जनरली आमतौर पर केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करती। केंद्र की तरह ही राज्यों की कार्यपालिका के भी दो भाग हैं, औपचारिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। भारत के राष्ट्रपति की तरह ही राज्य का राज्यपाल, गवर्नर, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वह या तो स्वयं खुद से या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करता है। राज्यपाल को प्रशासन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि हम राज्यपाल के अधिकारों की सूची को देखें तो भ्रम हो सकता है कि राज्यपाल अत्यधिक शक्तिशाली है, परंतु सच्चाई यह है कि राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और इसका प्रधान नाम मात्र का प्रधान होता है। यदि औपचारिक रूप से हम कहें तो राज्यपाल ही राज्य की सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार वहाँ तक हो सकता है जहाँ तक राज्य में विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, राज्यपाल की नियुक्ति पर संविधान में काफी वाद विवाद हुए।
उन वाद विवादों के बाद राज्यपाल की नियुक्ति और उसके राजनीतिक प्रभावों पर संविधान के द्वारा अंकित किया गया। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति पूर्णतया एक राजनीतिक विषय हो जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इसलिए इस पद पर ऐसे नेता लोग, अवकाश प्राप्त प्रशासक, चुनाव में हारे हुए प्रतिनिधि की नियुक्ति होती है। राज्यपाल पद पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए जिसमें प्रशासनिक कुशलता के साथ साथ चारित्रिक दृढ़ता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि के गुण हों। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रावधान हुए कि साधारणतः कोई व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता, नियुक्त नहीं हो सकता जिस राज्य का वह निवासी है। पर अपवाद में ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से होनी चाहिए, पर अब इन सब सिद्धांतों को छोड़ दिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपाल का मनोनय किया जाता है। आखिर यह मनोनय क्यों किया जाता है? मनोनयन का क्या कारण है? इसी विषय पर संविधान सभा में काफी विचार विमर्श हुआ और अंत में यह तय किया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति राज्यपालों की मनोनीत करता है। जो मनोनयन का कारण है उसमें प्रमुख है संसदीय व्यवस्था के अनुकूल केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं,
जिसके लिए राज्यपाल को संवैधानिक अध्यक्ष बनाना आवश्यक था। इसलिए संसदीय व्यवस्था के अनुकूल यदि राज्यपाल का जनता के द्वारा निर्वाचन होता तो वह केवल संवैधानिक प्रधान नहीं होता वरन वास्तविक प्रधान होने का भी दावा करता। ऐसी स्थिति में हमेशा विरोधाभास की स्थिति रहती। यदि गवर्नर का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता तो सामान्य निर्वाचन के दौरान नेतृत्व की समस्या भी उत्पन्न होती। संविधान सभा के द्वारा राज्यपाल को दलगत राजनीति से ऊपर रखने का प्रस्ताव रखा गया था। राज्यों के विधानमंडलों के सदस्य दलीय आधार पर कार्य करते हैं और यदि राज्यपाल का निर्वाचन भी दलीय आधार पर प्रारंभ हो जाता तो राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के हाथों का खिलौना हो जाता। राज्यपाल की नियुक्ति यदि निर्वाचन के आधार पर होती तो राज्यपाल सर्वदलीय नहीं होता। ऐसा करने से वह बहुमत प्राप्त दल की इच्छा अनुसार कार्य करता। इससे अन्य पार्टी के लोग राज्यपाल की प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। शक्तिशाली केंद्र के लिए संविधान के निर्माता राज्यपाल के मनोनयन के पक्षधर थे। राज्यपाल यदि निर्वाचित होता तो वह केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि न होकर राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता। राज्यपाल के मनोनयन पर धन तथा समय के अपव्यय को भी ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था अपनाई गई। इसके लिए राज्यपाल के मनोनयन पर बहुत सारी आलोचनाएं भी की गईं, लेकिन उन आलोचनाओं से राज्यपाल की प्रतिष्ठा धूमिल ही होती, कठिनाई ही उत्पन्न होती। भारतीय संविधान के अनुसार एक गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्षों की अवधि के बाद भी वह तब तक अपने पद पर बना रहता है
जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, राज्यपाल अपनी पदावधि के अंतर्गत भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद त्याग कर सकता है। हमारे संविधान में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकते हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्रपति को संसद महाभियोग लगाकर भी हटा सकती है, लेकिन राज्यपाल को विधानमंडल महाभियोग लगाकर नहीं हटा सकती। राज्यपाल के पद पर मनोनयन के लिए भी कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर सकते हैं जो भारत का नागरिक हो, जिसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद या किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि किसी का सदस्य भी है तो पद ग्रहण करने की तिथि से उसे रिक्त माना जाता है। राज्यपाल भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी जगह पर लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल के वेतन, भत्ते आदि की व्यवस्था भारतीय संसद निश्चित करती है। संविधान राज्यपाल को उन परिलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों का अधिकार देती है जो संसद विधि के द्वारा निर्धारित करे। राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलता है जिसे राजभवन कहा जाता है। राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान उसके वेतन और भत्ते में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। राज्यपाल का वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। राज्यपाल अपने कर्तव्य के पालन के लिए भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल के कार्यकाल, योग्यताएं, उसके वेतन भत्तों की चर्चा करने के बाद हम राज्यपाल के कार्य एवं अधिकारों की चर्चा करना चाहते हैं। राज्यपाल गवर्नर राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। इसकी स्थिति राज्य में
वैसी ही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति को होती है। राज्यपाल के अधिकारों एवं उसकी शक्तियों की चर्चा करने के क्रम में हम उसके कार्यपालिका संबंधी अधिकारों की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के द्वारा यह कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। पुनः संविधान के अनुच्छेद 166 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि राज्य की समस्त जो कार्य हैं वह राज्यपाल के नाम से संचालित होंगे। इस आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं कि राज्यपाल ही, गवर्नर ही राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल का काम उन सभी विषयों पर प्रशासन करना है जिन पर विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। कार्यपालिका का प्रधान होने के चलते सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यपाल राज्य में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, राज्य के महाधिवक्ता, आदि की नियुक्ति करता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इन नियुक्तियों में उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श किया जाता है। मुख्यमंत्री प्रशासनिक निर्णयों की सूचना और अपने मंत्रिपरिषद की सूचना राज्यपाल को देता रहता है। हमारे गवर्नर को यह अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी सभी कार्यों की जानकारी प्राप्त करे। यदि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल इसकी सूचना राष्ट्रपति को भेज सकता है। राष्ट्रपति इनकी सूचना के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं।
राज्यपाल के कार्यपालिका संबंधी अधिकार के साथ साथ विधायी अधिकार भी प्राप्त हैं। जिस प्रकार भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल भी विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का अधिवेशन राज्यपाल बुलाता है, उसे स्थगित करता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की शुरुआत में विधानसभा की बैठक में राज्यपाल भाषण देता है और समय समय पर वह विधेयकों के संबंध में अपना संदेश भी भेज सकता है। राज्यपाल विधान परिषद के 1.6 सदस्यों को मनोनीत करता है, छठे भाग को मनोनीत करता है, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव प्राप्त व्यक्ति होते हैं। राज्यपाल को यदि लगे कि विधानमंडल में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से नहीं है, तो वह 2 प्रतिनिधियों को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। राज्यपाल किसी भी विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि विधानमंडल उसी विधेयक को दूसरी बार भी पारित कर देता है, तो राज्यपाल को इसकी स्वीकृति देना होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए कुछ विधेयकों को संरक्षित रख सकता है। जब तक विधानमंडलों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाता, तब तक राज्यपाल के द्वारा ही अल्पकालीन कम समय के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त करता है। राज्यपाल ही निर्वाचन आयोग की सलाह से विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय देता है। राज्यपाल को वित्तीय अधिकार भी प्राप्त हैं।
वित्तीय अधिकारों में हर वर्ष वित्तीय प्रोस्पेक्टस तैयार करना और विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करवाना राज्यपाल का कार्य होता है। राज्यपाल की ही अनुमति से विधानसभा में धन विधेयक को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। राज्य की जो संचित निधि होती है वह राज्यपाल के अधीन रहती है। इसके लिए विधानमंडल की स्वीकृति की आशा में वह व्यय की अनुमति दे सकता है। राज्यपाल से ही किसी भी अनुदान की मांग की जा सकती है। वित्तीय मामलों में किसी प्रकार का भी संशोधन लाने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। राज्यपाल को इन वित्तीय अधिकारों के अलावा न्यायिक अधिकार भी प्राप्त हैं। इन न्यायिक अधिकारों का उपभोग राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल की सलाह ली जाती है। गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है, राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल को राज्य के किसी भी कानून को भंग करने के आरोप में दंडित हुए व्यक्ति के दंड को कम करने, रोकने, क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है, पर उसे राष्ट्रपति के तहत, जो राष्ट्रपति को मृत्युदंड देने का अधिकार प्राप्त है, वह राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। इन सब अधिकारों के अलावा राज्यपाल राज्य के लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उसे समीक्षा के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेजता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में राज्यपाल काम करता है। राज्य के संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर उसके विफलता की सूचना वह राष्ट्रपति को देता है और राज्यपाल के प्रतिवेदन पर ही राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है। राज्यपाल अपने राज्य के अधीन राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है
और कुलाधिपति चांसलर के रूप में वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों की देखभाल करना भी राज्यपाल के कार्य के अधीन है। कुछ मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के पास विशेष उत्तरदायी होते हैं। ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेना और उसे स्वविवेक से निर्णय लेना है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद में संबंध होता है। हम मंत्रिपरिषद के संबंध में कह सकते हैं कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान है और राज्य के सारे कार्य उसी के नाम से संचालित होते हैं। हमारे संविधान में यह कहा गया है कि राज्यपाल को मंत्रणा एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल तथा मंत्रियों में सामान्यतः वही संबंध होते हैं जो राष्ट्रपति और उनके मंत्रियों में होते हैं। एक प्रमुख अंतर यह होता है कि संविधान में राज्यपालों को कुछ कार्यों में स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार होता है। राज्यपाल कुछ ही विशेष परिस्थितियों में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि राज्य की विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तो राज्यपाल स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की मंत्रणा एवं परामर्श मानने के लिए सामान्य स्थिति में बाध्य है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की मंत्रणा और परामर्श नहीं भी मान सकता है। यदि उदाहरण के रूप में हम देखें तो मंत्रिपरिषद के लिए समय निश्चित करने, विधानसभा का अधिवेशन बुलाने या उसे स्थगित करने में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य नहीं है। राज्यपाल को यदि यह लगे कि मंत्रिपरिषद के जो आदेश हैं, जो सलाह हैं, वह संवैधानिक हैं
या राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्देश भेजे गए हैं उनका उल्लंघन करते हैं, तो वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल की स्थिति पर भी काफ़ी विवाद रहा है। इनके स्थिति के वास्तविक और संवैधानिक स्थिति पर काफ़ी चर्चाएं होती रही हैं। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को लेकर पॉलिटिकल साइंस में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। कुछ विद्वान राज्यपाल को राज्य का केवल संवैधानिक प्रधान मानते हैं। उनके अनुसार वह अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। जो कुछ विद्वानों के अनुसार राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त होने के चलते उसे केवल संवैधानिक प्रधान नहीं कहा जा सकता। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान के रूप में भी काम करता है और राज्यपाल एक वास्तविक प्रधान के रूप में भी भारतीय राज्यों में संसदीय शासन की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक प्रधान है और राज्यपाल नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान है। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही, उसके सलाह के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। संविधान में ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है जिससे यह पता चले कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद का परामर्श मानना अनिवार्य है, मानना ही है। फिर भी संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप राज्यपाल को मंत्रियों का परामर्श स्वीकार करना अनिवार्य है। लेकिन जब हम राज्य के वास्तविक प्रधान के रूप में राज्यपाल की चर्चा करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान है, पर अनेक राजनीति शास्त्रियों का विचार है कि राज्यपाल वास्तविक प्रधान है। इन विचारों पर अत्यधिक बल राज्यपाल के विवेकाधिकार और विशेषाधिकार के चलते पड़ता है। एक वास्तविक प्रधान के रूप में कहने का राजनीति शास्त्रियों का तर्क यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल अपनी शक्तियों के प्रयोग से स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी परिस्थितियां
जो विशेष परिस्थितियां होती हैं उस समय होती हैं जब किसी एक दल या गठबंधन का विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, दल बदल की स्थिति से सरकार के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाए या उत्पन्न होने वाला हो, संभावित हो, राज्य में शांति और व्यवस्था की स्थिति सही नहीं हो, केंद्रीय निर्देशों के अनुपालन में राज्य के सरकार के द्वारा कोताही की जा रही हो, तो ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल केवल संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में नहीं रहता, वरन वह एक वास्तविक प्रधान बन जाता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राज्यपाल के अधिकारों, कार्यों, उसकी स्थिति के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राज्यपाल संविधान प्रधान तो हैं ही, लेकिन विशेष परिस्थिति में वह अपने स्वविवेक का प्रयोग कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संविधान की जब अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के विवेकाधिकार का क्षेत्र जो है वह काफ़ी बड़ा है। यदि केंद्र राज्य में एक ही दल की सरकार है तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श को अस्वीकृत करने की हिम्मत नहीं करता। चूँकि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान है, इसलिए वह मंत्रिपरिषद के अधिक से अधिक परामर्श को प्रोत्साहन दे सकता है। विगत वर्षों का जो इतिहास है वह हमें बतलाता है कि राज्यपालों तथा मंत्रिपरिषद में काफ़ी तानातनी की स्थिति उत्पन्न हुई। इसमें राज्यपालों की मान मर्यादा पर काफ़ी आँच आई। राज्यपालों को भी परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालने का प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, लेकिन वह नाम मात्र का अध्यक्ष भी नहीं है। वह ऐसा एक अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग ले सकता है। राज्यपाल
के उपयुक्त चर्चाओं से हमने राज्यपाल के संवैधानिक और वास्तविक स्थिति को बखूब समझा। बहुत सारे संदेह दूर हुए। आज हमने उसके कार्यों, अधिकारों, शक्तियों और मनोनयन संबंधी सारी बातों का विस्तार से आपके समक्ष उल्लेख किया। इससे आप सभी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।